हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एवीएस का पार्ट 5 का वीडियो बना रहे हैं। सचिन सर का नोट्स का पीडीएफ का वीडियो है दोस्तों। आप लोग सीटेट अगर देते हैं तो यह 22-23 का आप लोग जरूर देखिएगा। सीटेट 22-23 में जितना भी सचिन सर के नोट्स में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है दोस्तों, उसका भी वीडियो एग्जाम्पल 91 पर दोस्तों अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों एग्जाम्पल 91 को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों टेलीग्राम में लिंक दे दिया जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम से जुड़िए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा दोस्तों। और टेलीग्राम पे दोस्तों आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा दोस्तों, उससे लिंक जुड़िए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बनाते हैं वीडियो। एग्जाम्पल 91 को दोस्तों, जब तक एग्जाम कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आप कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों। कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों, आप देखिएगा आराम से दोस्तों। जैसे बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल है दोस्तों, बीपीएससी है दोस्तों, यूपीपीसीएस है दोस्तों, फिर यूपी ट्रिपल है दोस्तों। सबका इस पे तैयारी करवाया जा रहा है दोस्तों। आप आराम से इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बनाते हैं। कुआं या बावड़ी, सीढ़ी द्वारा कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोग होते हैं। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है और झील कम हो रही है जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर की मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। धड़ सीसर सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा धड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। मीलों तक फैले इस धड़ सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तब बाकी पानी बाहर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब वह भी पूरा भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज धड़ सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाली पानी अब तालाब की तरह ना जाकर बेकार बह जाता है। मृत सागर दोस्तों, मृत सागर, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होते हैं, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य है दोस्तों। पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। शाकाहारी पौधे को खाते हैं, वे उपभोक्ता कहलाते हैं। मांसाहारी शाकाहारी को भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का हस्तांतरण एक प्राणी से दूसरे तक होता है। कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विलीन हो जाती है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्मीय ईंधन के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं और उनका नवीकरण नहीं हो सकता। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष हैं जो कि बहुत वर्ष पहले जीते थे, और जीवाश्म ईंधन वे पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे और जो पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो गए।
जीवाश्म ईंधन कोयला ये एक ठोस पदार्थ है। हमारे देश में कोयले की खानें बिहार के रानीगंज, झरिया और धनबाद नगरों के पास पाई जाती थी। तेल तेल ये एक द्रव धातु है। भारत में तेल पश्चिमी तट पर तथा राजस्थान, गुजरात व असम की डिगबोई तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। खाना पकाने के प्रयोग में आने वाली गैस को एलपीजी या द्रव पेट्रोलियम गैस कहते हैं और वह सिलेंडरों में भरकर लाई जाती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी जैसे बसों, स्कूटरों, ऑटो रिक्शों और टैक्सियों, सार्वजनिक यातायात के वाहनों में प्रयोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ये नवीनीकृत संसाधन है और यह कभी समाप्त नहीं होने वाली है। सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह प्रदूषण रहित होती है। वायु ऊर्जा, विंड एनर्जी। वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए पानी उठाने के लिए काम हुआ है। वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाई जाती है। जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, टिंडल एनर्जी। ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की या सागर की लहरों की ऊर्जा है। समुद्र में आने वाली ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। भूतापीय ऊर्जा, गेथोर्मल एनर्जी, वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। बायोमास से प्राप्त ऊर्जा, बायोमास वह पादप सामग्री जिसका प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ। बायोमास ऊर्जा के स्रोत, इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण, गन्ने की खोई, धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी आदि। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है और इसके बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाले ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस बनता है। गैस द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम हो या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकृत होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैस होती है। ये गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ जाती है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऐसी दो गैसें जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। ठीक है। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस लगभग 78% है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। आर्गन की मात्रा लगभग 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.3% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इन अन्य सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद रहते हैं।
ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसें बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है जो वायुमंडल में गर्मी को रोकने में सक्षम होती है। इसकी वजह से पृथ्वी की सतह गर्म होती है। पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव और उसके सतह तापमान में होने वाले बदलाव में इन गैसों का मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल कारण ये ग्रीन हाउस गैसों की गैस ही होती है। जब वातावरण में इन गैसों में बढ़ोतरी होती है तो इसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। यही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है और मौसम चक्र को भी बदलता है। ग्रीन हाउस गैस जितनी अधिक होगी पृथ्वी की सतह का तापमान भी उतना अधिक बढ़ेगा। इसी की वजह से इन सभी गैसों में को मिलकर ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन CH4 जलवाष्प वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड N2 फ्लोरोनीकृत गैस। मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित है। क्लोरोफ्लोरो CFCS, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति, वाहनों में जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न धुआं, वनों का विनाश। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं। वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल 5 परतों लेयर से विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हैं। ये जैसे क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभमंडल का अंग्रेजी नाम है ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल का स्ट्रेटोस्फेयर, मध्यमंडल मीसोफेयर, वायुमंडल थर्मोस्फेयर और बहिर्मंडल एक्सोफेयर। क्षोभमंडल के बारे में पढ़ते चलिए। क्षोभमंडल परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। दोस्तों, हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। समताप मंडल दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर, क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है और इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल मीसोफेयर, तीसरा पॉइंट, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड मीटोरेट इस परत में आने वाला जल आते हैं। वायुमंडल थर्मोस्फेयर, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें रेडियो वेव्स इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल एक्सोफेयर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है हल्की गैसों जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। सौरमंडल, सौर 8 ग्रह प्लैनेट्स, उपग्रह, सैटेलाइट तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड क्लस्टियल बॉडी जैसे क्षुद्र ग्रह स्ट्रोटियस उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश, लाइट एवं उष्मा हीट का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी अर्थ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का सबसे ज्यादा निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। दोस्तों, प्रकाश की गति लगभग 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड समय लगता है। दोस्तों, लगभग 500 सेकंड। दोस्तों, प्लैनेट्स, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, स्टर्नम,
यूरेनस यूरेनस से बोलते हैं उसको दोस्तों, नेपच्यून को नेपच्यून बोलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ फिक्स्ड पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वे रास्ते दीर्घवृत्ताकार ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए ये कच्चा ऑर्बिट कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह ग्रह का अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सिरस है, तब प्लूटो बौने ग्रह डार्क प्लेनेट को कहे जाते हैं। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वेनस प्लेनेट को यह नाम से प्रेम और सुंदरता की देवी यानी शुक्र का नाम है वेनस के प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीले हैं। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि वेनस प्लैनेट्स का द्रव्यमान और आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार तथा सांझ का तारा, इवनिंग स्टार भी कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी दोस्तों द अर्थ सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरी ग्रह, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पोल्स के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाव कहा जाता है। भूभाव का अर्थ पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह सैटेलाइट है, चंद्रमा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट्स कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लेती है दोस्तों। यह अपने अक्ष पर लंबतः 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड को में पूरा करती है दोस्तों। उपसौर परहेलियन, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर परहेलियन कहते हैं दोस्तों। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। अपसौर अपहेलियन, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर कहलाता है, अपहेलियन कहलाता है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है दोस्तों। अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर कहलाता है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। मंगल मार्स, सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लो ऑक्साइड पाया जाता है जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोमोस और डिमोस है। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बृहस्पति ग्रह, जुपिटर प्लेनेट, बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेती है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह। शनि ग्रह, स्टर्नम प्लेनेट, शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। शनि ग्रह के 62 उपग्रह। अरुण यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ भी ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। वरुण, नेपच्यून दोस्तों, नेपच्यून ग्रह हमारे सौर मंडल का
दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह में के 14 उपग्रह हैं दोस्तों। उपग्रह सैटेलाइट कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह, हम भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए। चंद्रमा द मून, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह सैटेलाइट है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है दोस्तों। पृथ्वी की चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करती है दोस्तों। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी, मून लाइट कहते हैं दोस्तों। क्षुद्र ग्रह दोस्तों, तारे, ग्रहों एवं उपग्रहों को अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड, टेनी बॉडीज भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड कहते हैं। ये मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति टेंट पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है दोस्तों। पूछल तारा दोस्तों, कमेंट्स। पूछल तारा अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। कुइपर मेखला, यह नेपच्यून के पास सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ बने हुए हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति यानी कंजक्शन कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण, इसी प्रकार जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी पर आ जाती है तो इस स्थिति को विद्युतीय अपोजिटिव कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ग्लोब, काल्पनिक रेखा, जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विद्युत वृत्त या भूमध्य रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में नॉर्थ में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध हेमोस्फीयर तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा का 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित काल्पनिक अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ सेंसर, और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी में स्थित काल्पनिक अक्षांश रेखा को मकर रेखा, टॉपिक ऑफ सेंसर्स कहते हैं। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य के भाग को उष्णकटिबंध कहते हैं। भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। हमारे देश भारत, आवर कंट्री इंडिया। हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे क्षेत्रफल के आधार पर
हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या के आधार पर हमारे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। केंद्र शासित प्रदेश राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर दोस्तों, दिल्ली का नई दिल्ली, लक्षद्वीप का कवारत्ती, दमन और दीव का दमन, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, पुडुचेरी का पुडुचेरी, पुदुचेरी का पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर का दोस्तों श्रीनगर, गर्मी में जम्मू, सर्दी में लद्दाख का लेह। राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल फ्लैग दोस्तों, नेशनल सिंबल राष्ट्रीय प्रतीक, हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के समान अनुपात में केसरिया, सफेद तथा हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां होती है। इन तीनों रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2.3 होता है। ध्वज में सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती है। यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का, हरा रंग के देश के समृद्धि तथा प्रवक्ता का प्रवर्तक है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। यह गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया था। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को इसे कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों। संपूर्ण गीत गान को पढ़ने या गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित है, जो कि उनकी रचना आनंद मठ से लिया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था दोस्तों। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल इम्बोल। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। इस स्तंभ में कितना शेर है दोस्तों? 4 शेर है जो पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं और उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाया गया, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था दोस्तों। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार हाईएस्ट नेशनल अवार्ड भारत रत्न भारत सरकार का भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मान राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है दोस्तों। इन राष्ट्रीय सेवाओं में विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार के रूप में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र और तमगा मेडल दिया जाता है। इस पुरस्कार में धनराशि नहीं दी जाती है दोस्तों। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल्स अप्रैल 1973 को बाघ एवं या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था दोस्तों। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है दोस्तों। राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों नेशनल बर्ड 26 जनवरी 1973 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया दोस्तों। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस
होता है दोस्तों। राष्ट्रीय पुष्प, भारत का नेशनल फ्लावर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है दोस्तों। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में कमल की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता है। कमल के फूलों का प्रयोग प्राय पूजा और आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और यूनानी औषधियों के निर्माण हेतु किया जाता है। कमल का वनस्पतिक नाम नीलबियन म्यूसिफेरा होता है। राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते, तब से हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, खेल माना जाता है। लेकिन भारत खेल मंत्रालय ने माना कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना गया। राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री, बरगद या बट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है, जिसे भारत में विभिन्न धर्मों और जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं। उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं, तनों और जड़ों में छोटे बड़े कई जीव जंतु निवास करते हैं। बरगद का वनस्पतिक नाम फिकस बेंगेलिसिस फिकस बेंगेलिसिस होता है दोस्तों। राष्ट्रीय लिपि, भारत की राष्ट्रीय लिपि, आधिकारिक लिपि देवनागरी लिपि है दोस्तों। राष्ट्रीय नदी, गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी माना जाता है। हिंदू धर्म और ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहां पर इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है, जिसमें आगे चलकर अन्य नदियों जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा आदि मिलती है। देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और इसके आगे इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। हाथियों की घटती संख्या के कारण इसे बचाव हेतु ही हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वेटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन संकटापन्न जंतु है, जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है। इसे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया। भारत का राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी को अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है और सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को हत्या के बाद जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया था, तब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत सरकार के अनुसार किसी को भी आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता की उपाधि प्राप्त नहीं है और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान भी उपलब्ध नहीं है। भारत की राजधानी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा मात्र है। भारत के संविधान में राजभाषा का कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मीतई यानी मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया,
रुपया भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है। भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, आम भारत का राष्ट्रीय फल है जिसका वैज्ञानिक नाम मोंगिफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों को राजा का दर्जा दिया गया। भारत के राष्ट्रीय दिवस नेशनल ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती को घोषित किया गया। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती को घोषित किया गया। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत को आम संविधान प्राप्त हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन गांधी का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाली सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। जैसे चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है दोस्तों। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र, वर्तमान में विश्व में 35 हॉट स्पॉट की पहचान की गई, जिसका विस्तार विश्व का 2.3% क्षेत्रफल पर है। विश्व में चिन्हित 35 हॉट स्पॉट में 4 भारत में स्थित है। भारत में प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र और श्रीलंका सुंडा क्षेत्र। पर्यावरण संबंधी अति महत्वपूर्ण संगठन IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। पौधे एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड एंड नेचर, यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया दोस्तों। IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका कार्य मानवीय गतिविधियों में से जलवायु परिवर्तन के खतरे को मूल्यांकन करना है। अर्थ समिट 1992, पृथ्वी सम्मेलन 1992, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डे, वन्यजीव संरक्षण दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड कंजर्वेशन डे 3 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, विश्व आंध्र दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे 2 फरवरी को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस दोस्तों 26 नवंबर को, ओजोन परत संरक्षण दिवस दोस्तों 16 सितंबर को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, विश्व वन्यजीव सप्ताह दिवस अक्टूबर का पहला सप्ताह, विश्व वन्यजीव प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। एग्रीकल्चर कृषि पर दोस्तों, एपीकल्चर दोस्तों मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर दोस्तों मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर दोस्तों बागवानी उद्यान कृषि उद्यानिकी दोस्तों, फ्लोरिकल्चर दोस्तों फूलों की खेती दोस्तों, फ्रूटिकल्चर दोस्तों फलों की खेती दोस्तों, सेरिकल्चर दोस्तों रेशम कीट पालन
रेशम कीट पालन कर रेशम उत्पादन दोस्तों। वर्मी कल्चर केचुआ पालन दोस्तों। मोरी कल्चर मोरो कल्चर दोस्तों। मलबरी की कृषि दोस्तों। सिल्वी कल्चर दोस्तों वनों के विकास का प्रबंधन दोस्तों। पीटी कल्चर दोस्तों अंगूर की खेती दोस्तों। ओलोरी कल्चर सब्जियों की खेती दोस्तों। मोनो कल्चर दोस्तों एक बार में एक ही फसल की खेती दोस्तों। मेरीन कल्चर दोस्तों समुद्र में समुद्री जीवों का भोजन हेतु कृषि दोस्तों। हाइड्रो कल्चर दोस्तों पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि कार्य दोस्तों। एक्यू कल्चर दोस्तों जलीय जीवों व जलीय पौधों में कृषि हेतु दोस्तों। मानव रोग कारक सूक्ष्मजीवी ह्यूमन डिजीज क्वेस्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु बैक्टीरिया खसरा मिलेसिस वायरस चिकन पॉक्स वायरस पोलियो वायरस हैजा जीवाणु टाइफाइड जीवाणु। क्षय रोग कैसा रोग है दोस्तों? जीवाणु बैक्टीरिया रोग है। खसरा वायरस चिकन पॉक्स वायरस है। पोलियो वायरस है दोस्तों। हैजा विषाणु बैक्टीरिया रोग है दोस्तों। टाइफाइड जीवाणु रोग है दोस्तों। हेपेटाइटिस ए वायरस है। मलेरिया प्रोटोजोआ है दोस्तों। नृत्य घूमर दोस्तों राजस्थान में। बांग्ला पंजाब में। लावनी महाराष्ट्र में। चोंग नागालैंड में। ओडिसी ओडिशा में दोस्तों। बिहू असम में। मुखोटा अरुणाचल प्रदेश में। कथकली केरल में दोस्तों। फिर से पढ़िए दोस्तों। घूमर राजस्थान भांगड़ा पंजाब लावनी महाराष्ट्र चोंग नागालैंड ओडिसी ओडिशा बिहू असम मुखोटा अरुणाचल प्रदेश कथकली केरल। फिर दोस्तों इधर देखिए गढ़वाली उत्तराखंड कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारतनाट्यम तमिलनाडु रासलीला उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश यक्षगान कर्नाटक गारवा गुजरात छऊ झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल छऊ। टाइप 1 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाली खाड़ी है कौन सा है? उड़ीसा है आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है जहाँ 3 राज्य है जो बंगाली खाड़ी पर स्थित है। तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है कौन सा है? केरल कर्नाटक महाराष्ट्र है। तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किनारे पर अरब सागर है केरल कर्नाटक महाराष्ट्र। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य दोस्तों त्रिपुरा असम मणिपुर है दोस्तों। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य त्रिपुरा असम मणिपुर दोस्तों। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश केरल और कर्नाटक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश केरल और कर्नाटक है दोस्तों। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे वो कौन सा है दोस्तों? पंजाब है दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्नों के सही जवाब देने के लिए आपको हमारे देश का मैप देखना होगा दोस्तों। मैप में बढ़िया से देखिए दोस्तों। मैप को देखिए बढ़िया से दोस्तों। या हिंदी मैप दोस्तों हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे दोस्तों। एग्जाम्पल 91 पर दोस्तों वहाँ पे जाकर आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। बढ़िया से राज्य को बढ़िया से कॉन्ट्रीब्यूट करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। भारतीय राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों जिनके किनारे पर बंगाली खाड़ी दोस्तों। राज्य तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जिनके किनारे पर अरब सागर है। राज्य केरल कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव लक्षद्वीप दादर और नागर हवेली। भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जिनके किनारे पर अरब सागर है जैसे राज्य केरल कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव लक्षद्वीप दादर और नागर हवेली। चलिए दोस्तों टाइप 2 देखते हैं दोस्तों। इसमें कुछ मैथ है दोस्तों। टाइम डिस्टेंस से समय और दूरी से दोस्तों समझ लेते हैं थोड़ा उसको दोस्तों। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है।
इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच कम से कम दूरी कितनी होगी दोस्तों? 1.562 किलोमीटर होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 cm। यानी cm में दोस्तों इसको मीटर में बदल दिए दोस्तों, तो 110 मीटर हो गया दोस्तों। दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर जमीन पर दिया हुआ है दोस्तों, इसका दिया हुआ है दोस्तों 110 सेंटीमीटर। फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी भी दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों 14.2 दिया हुआ है दोस्तों। तो हो गया जमीन और इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी 14.2 × 110 बराबर 15.62 मीटर दूरी दोस्तों। तो 1 किलोमीटर और 1000 मीटर दोस्तों, तो 1562 मीटर बराबर किलोमीटर में चेंज करेंगे दोस्तों, तो 1000 से बटे में भाग दे देंगे दोस्तों। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 किलोमीटर जमीन पर 1 सेंटीमीटर की जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटनेर चेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर। तो जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी दोस्तों 1, बना लीजिएगा दोस्तों, अपने से खुद से बना लीजिए। 15 इतना गुना इतना कर दीजिए दोस्तों, आ जाएगा आंसर बटे 1000 कर दीजिए दोस्तों। किसी पुस्तक में गोलकुंडा किले पर मानचित्र दिया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है एक पैमाना 1 सेंटीमीटर और 1.110 मीटर। तो मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग दोस्तों 1.5 किलोमीटर है दोस्तों। गुना कर जैसे बताया दोस्तों, उसका गुना करते जाए 1000 से भागा देते जाए, याद हो जाएगा आंसर दोस्तों। लगभग में 1.5 किलोमीटर दोस्तों। टाइप 3 में देखिए दोस्तों, एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर शहर वाई 22:30 बजे पर पहुंचते। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर, तो कार की औसत चाल होगी दोस्तों 15 आवर। 7:30 से 22:30 के बीच घंटों की संख्या दोस्तों 15 घंटा है। तो डिस्टेंस दोस्तों दिया हुआ है 540 किलोमीटर। तो स्पीड एवरेज स्पीड हो गया, तो डिस्टेंस बटे टाइम यानी 540 + 15 36 किलोमीटर दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में हमें वैल्यू निकालना है, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर सेकंड को किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए दोस्तों 8/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसको दोस्तों? मीटर सेकंड को किलोमीटर घंटा बदलेंगे तो 8/5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। यानी इसे यानी 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 × 36 = 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। सेम उसी तरह है दोस्तों। 12:45 में चला दोस्तों 20:45 से, उसको जो घटा लीजिए दोस्तों 29 को 20:45 से आगे कर दो 12:45 चला दोस्तों 40 किलोमीटर हो गया दोस्तों घंटा। उसका डिस्टेंस 2200 किलोमीटर है दोस्तों। एवरेज स्पीड 2200/40 भगा दीजिए 55 किलोमीटर दोस्तों आया आंसर। 16 55 25 चौका 220 दोस्तों होता है। अब यहाँ से दोस्तों सचिन सर के नोट्स में क्वेश्चन आंसर दिया गया है दोस्तों। प्रीवियस जितना आज तक सीटेट 22 में EVS का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसका वीडियो दोस्तों आगे आप लोगों को अपलोड एग्जाम्पल 91 पर दोस्तों किया जाएगा दोस्तों। और टेलीग्राम से जुड़िए दोस्तों, आपको PDF वहाँ सेंड किया जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा दोस्तों, उस पर जुड़िए जाकर दोस्तों आप लोग। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए दोस्तों, कमेंट भी कीजिए दोस्तों।